नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 56,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ, ठीक होने की दर 70% से अधिक हुई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख से अधिक लोगों को ऋण मंजूर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विश्व के युवाओं से बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और श्रीलंका में महिंदा राजपक्से ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रवि कपूर। देश में पिछले 24 घंटे में 56,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए, जो अब की सबसे बड़ी दैनिक संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 16,39,599 रोगी ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70% से अधिक हो गई है। इस समय 6,43,948 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। कोविड रोगियों की कुल संख्या 23,29,638 हो गई है। एक दिन में 834 लोगों की मौत के साथ कोविड-19 से अब तक 46,091 लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 2,60,15,297 नमूनों की कोविड जांच की गई। एक दिन में कल 7,33,449 नमूनों की जांच की गई। कोरोना की वैक्सीन खरीदने और उसे उपयोग में लाने संबंधी पहलुओं पर विचार के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की आज बैठक हो रही है। समिति राज्य सरकारों और वैक्सीन निर्माताओं सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करेगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोरोना के 2 टीकों के मनुष्य पर परीक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है और अब ये दूसरे चरण में है। ये टीके भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा जाइडस कैडिला लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किए हैं। केंद्र सरकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है कि वो विद्यालयों को 1 सितंबर से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की अनुमति देने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में इन खबरों को बेबुनियाद बताया है। तेलंगाना में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 84,544 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,897 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 1,920 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर 72.4% हो गई है। इस बीच कल कोविड और अन्य बीमारियों से 9 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से मृतकों की संख्या 654 हो गई है। बृहद हैदराबाद नगर निगम ने पिछले 24 घंटों के दौरान 479 लोगों में कोरोना की पुष्टि की। इस क्षेत्र में कोविड-19 का अधिक असर है। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह सीमित स्तर पर रखने का फैसला किया है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को जारी दिशा निर्देशों में सरकार ने कहा है कि समारोह में 15 से 20 स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों सहित मेहमानों की संख्या 50 से 75 तक सीमित होनी चाहिए। पारंपरिक मार्च पास्ट और परेड से बचने और मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा समारोह स्थल पर पर्याप्त साफ सफाई होने जैसे मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। राज्य में कोरोना से 296 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना से संक्रमित भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 5 अन्य खिलाड़ियों को बंगलुरु के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पहले इन खिलाड़ियों को बंगलुरु स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में क्वारंटीन किया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण के वक्तव्य में कहा गया है कि सभी खिलाड़ी तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25 और रोगियों का पता चला है। इस तरह राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 648 हो गई है। सरकारी वक्तव्य के अनुसार 323 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 325 रोगियों का इलाज चल रहा है। इस बीच आइजोल जिला प्रशासन ने शहर के 2 क्षेत्रों द्वारपुई और मिशन विंग में एहतियात के तौर पर पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है।
हमांग खातेर और सेथावन के बीच आइजोल बाईपास के समस्त क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के कारण अनेक तेल टैंकर फंसे हुए हैं, जिससे राज्य में ईंधन की कमी हो गई है। मेघालय में आज कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आने से सक्रिय मामलों की संख्या 642 हो गई है, जबकि 517 व्यक्ति अब तक ठीक हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 11 नए मामले पूर्व खासी पर्वतीय जिले के हैं। राज्य में अब तक 6 लोगों की इस वायरस से मृत्यु हो गई है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 55,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 40,000 से अधिक ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 821 लोगों की इस वायरस से मृत्यु हुई है, जिनमें से 220 जयपुर के थे। राज्य में अब तक 17,84,000 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने सभी से आग्रह किया कि वे कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करें। अपने बुजुर्गों को ख्याल रखना, अलग रखना, दूरी बनानी, लेकिन सोशली उनको, इमोशनली उनको दूर नहीं करना। और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने कोवर्कर के साथ में, जहां हम जा रहे हैं, जहां हम खड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, शॉप पे हैं, वर्क प्लेस पे हैं, बहुत जरूरी है। और साथ साथ मैं ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनिटाइज करना है। दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने लोगों से घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की अनिवार्यता के बारे में ये जानकारी दी। There is no treatment right now for coronavirus. It's very important to maintain the social distancing and the isolation. There are different guidelines, and the WHO says that person should be wearing mask. There is no doubt about that. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कोविड-19 से संक्रमित लोगों की पहचान के बारे में राज्यों को प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद कर्नाटक में कोविड वार रूम के प्रभारी मनीष मुदगिल ने बताया है कि राज्य में संक्रमण के मामलों की जांच करने के लिए आईटी आधारित प्रणाली और कर्मचारियों को फील्ड में भेजने की व्यवस्था की गई है। बेंगलुरु में घरों में क्वारंटीन लोगों से संपर्क बेहतर हुआ है। श्री मुदगिल ने बताया कि क्वारंटीन का उल्लंघन करना अपराध माना जाएगा, जिसके लिए उन्हें दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु शहर के दक्षिणी क्षेत्र में घरों में क्वारंटीन 31,000 लोगों का मोबाइल ऐप से पता लगाया गया है। इनमें से 9,000 लोगों से ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने संपर्क किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों की संख्या पहले 41 दिन में ही 5 लाख को पार कर गई है। इनमें से 1 लाख लोगों को कर्ज मंजूर भी कर दिए गए हैं। इस योजना को लेकर रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में 7% वार्षिक की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। डिजिटल लेन देन करने वालों को 1,200 रुपये का कैशबैक मिलेगा। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और लघु वित्तीय संस्थानों को कर्ज देने वाले संगठन के रूप में निर्धारित किया गया है। ये संस्थान सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और स्वयं सहायता बैंकों के अलावा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान इस वेब पोर्टल की शुरुआत करेंगे। प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत
इस पोर्टल की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं। पिछले साल कॉर्पोरेट कर की दरों को 30% से घटाकर 22% किया गया था। नई विनिर्माण इकाइयों पर कर की दर 15% कर दी गई। लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर की दरों में कमी लाना और प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना है। लंबित कर विवादों के समाधान के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 लाया गया। इसके अंतर्गत फिलहाल विवाद सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है। करदाताओं की शिकायतों और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभिन्न अपीली अदालतों में विभागीय अपील करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाई गई है। डिजिटल लेनदेन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। आयकर विभाग कोविड महामारी के दौरान करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत आयकर रिटर्न की वैधानिक समय सीमा बढ़ाई गई है। लोगों के पास नकदी बढ़ाने के लिए कर रिफंड की प्रक्रिया में भी अत्यधिक तेजी लाई गई है। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान इस वेब पोर्टल शुरू होने से कर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागपुर में अतुल्य नाम का एक उपकरण जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रमाणित और फ्रांसीसी तथा अमेरिकी मानकों पर आधारित ये उपकरण देश में ही तैयार किया गया है। अतुल्य माइक्रोवेव जैसे उपकरण का उपयोग किसी भी 5 मीटर क्षेत्र तक के परिसर, सतहों, घर और कार्यालय के फर्नीचर, बिस्तर, नए बक्से और यहाँ तक कि बक्से की सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है। इस उपकरण को हाथ में पकड़कर इसका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसका वजन केवल 3 किलोग्राम है। यह उपकरण 56 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदक हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस को विघटन करता है। इस उपकरण के बारे में सकारात्मक बात यह है कि यह मनुष्यों के लिए 100% सुरक्षित है। वस्तुओं के प्रकार और आकार के आधार पर कीटाणु शोधन समय 30 सेकंड से 1 मिनट तक का है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। आतंकवादियों की मौजूदगी का सुराग मिलने पर सुरक्षा बलों ने आज तड़के कामराजीपुरा गांव में एक बगीचे में तलाश अभियान शुरू किया था। मारे गए आतंकवादी की पहचान की जा रही है। आतंकवादी के पास से एक AK राइफल, ग्रेनेड तथा अन्य हथियार बरामद हुए हैं। कार्रवाई के दौरान एक सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गया। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। ये मुठभेड़ तब हुई जब जगरकुंडा क्षेत्र के जंगलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान चला रही थी। दोनों ओर से गोलीबारी के बाद सुरक्षाकर्मियों ने मौके से 4 हथियार बरामद किए। कर्नाटक में आज तड़के एक निजी बस में आग लगने से 2 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। इस दुर्घटना में बहुत से यात्री भी झुलस गए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर तालुक स्थित केआर हल्ली गेट में सड़क के किनारे खड़ी बस में ये दुर्घटना हुई। ये बस विजयपुरा से बंगलुरु जा रही थी। केरल में इडुक्की जिले के राजमहला में शुक्रवार के भूस्खलन के बाद मलबे से एक और शव मिलने से वहां मृतकों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। लगातार छठे दिन भी खोज अभियान जारी है। इस बीच वर्षा में कुछ कमी आई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 56,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ। ठीक होने की दर 70% से अधिक हुई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लोगों को ऋण मंजूर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विश्व के युवाओं से बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 में युवा मामलों से संबंधित मंत्रियों के विश्व सम्मेलन की 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित करने की सिफारिश स्वीकार की थी। ये दिवस युवाओं की आवाज, उनके कार्य और पहलों को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है। इस वर्ष का विषय है वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व के युवाओं से अपील की है कि वे अधिक समान और सतत विश्व बनाने के सक्रिय परिवर्तनकारी एजेंट बने। उन्होंने भारत के युवाओं से भी जाति और स्त्री पुरुष भेदभाव जैसी कई सामाजिक कुरीतियां खत्म करने में आगे आने की अपील की। श्री नायडू ने उनसे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। उन्होंने एक ऐसे नए भारत के निर्माण का आह्वान किया जो गरीबी, निरक्षरता और भ्रष्टाचार से मुक्त हो तथा सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह दिन युवाओं की प्रतिबद्धता और भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति और संपत्ति होते हैं। भारत के पास विलक्षण, महत्वाकांक्षा और कौशल से संपन्न युवा शक्ति मौजूद है। श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे युवा योगदान देते रहेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि कुशल और उत्साही युवा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसे फैसलों द्वारा युवाओं की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए वातावरण तैयार कर रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में नेताजी भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश अभिलेखागार पुस्तक का विमोचन करते हुए उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का व्यापक और उद्देश्यपूर्ण उल्लेख करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं से नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेने और नए भारत का निर्माण करने की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। On this occasion, I call upon the youth to take inspiration from the lives of Sri Subhash Chandra Bose and strive towards building a new India, a strong, stable, prosperous and egalitarian India. श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। जन्माष्टमी का मुख्य समारोह उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भगवान कृष्ण के भजनों और गीतों से पूरी मथुरा नगरी और आसपास के इलाके गुंजायमान हैं। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते मथुरा के बाहर के श्रद्धालुओं को शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और इस पवित्र मौके पर विभिन्न देशों से आने वाले श्रद्धालु भी नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन इससे मथुरा वासियों के श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित भागवत भवन मंदिर में सुबह तड़के मंगला आरती हुई और ठाकुर जी को नए वस्त्र अर्पित किए गए। यहाँ आज रात के उत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि शास्त्र सम्मत विधियों और परंपराओं के हिसाब से सभी कार्यक्रमों को कराया जाएगा और भागवत भवन में सुवर्ण आभा बंगला तैयार किया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदग्राम, गोवर्धन और बरसाना में भी मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। मथुरा से मोहम्मद उमर कुरैशी के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी वर्चुअल माध्यम से मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी के कारण डकोर में प्रसिद्ध भगवान द्वारकाधीश और रणछोड़ रायजी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं।
जहां हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लाखों भक्तों का जमावड़ा होता है, वे देवभूमि द्वारका जिले में भगवान द्वारकाधीश का मंदिर आज बंद है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को भीड़ से दूर रखने के लिए द्वारकाधीश मंदिर 3 दिन के लिए बंद रखा गया है। इसी तरह डाकोर का श्री रणछोड़ राय जी मंदिर भी आसपास के क्षेत्रों में कोविड-19 के नए मामले सामने आने के बाद बंद रखा गया है। हालांकि दोनों मंदिरों ने दर्शन, पूजा और कृष्ण जन्मोत्सव के लिए ऑनलाइन मोड पर विशेष इंतजाम किए हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर द्वारा आज रात 12 बजे से कृष्ण जन्मोत्सव का टेलीविजन पर जीवन प्रसारण किया जाएगा। अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर, हरे कृष्णा मंदिर और 16 भागवत विद्यापीठ और अरवली जिले के शामलाजी मंदिर सहित राज्य के अनेक मंदिरों आज भाविकों के दर्शन के लिए बंद रहने वाले हैं। कोविड-19 के संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर होने वाले पारंपरिक मेले पर पहले से ही पाबंदी लगा दी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मुंबई में लोकप्रिय दही हांडी उत्सव इस बार कोविड महामारी के कारण व्यापक स्तर पर नहीं मनाया जा रहा है। इस उत्सव के बड़े आयोजकों ने अपने समारोह को रद्द कर दिया है। कुछ हाउसिंग सोसाइटियों में ये उत्सव छोटे स्तर पर मनाया जा रहा है। अन्य संस्थाएं महाआरती, मंत्रों का जाप, हवन और धार्मिक प्रवचन ऑनलाइन आयोजित कर रही हैं। कई मंदिर प्रशासन ने लोगों से मंदिरों में न जाने की अपील की और कहा कि वे मंदिर की वेबसाइट या फेसबुक पर भगवान कृष्ण के दर्शन करें। मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर स्थित राधा गोपीनाथ मंदिर और इस्कॉन मंदिर ने इस अवसर पर कथा और कीर्तन का आयोजन किया है। कोरोना महामारी के कारण मुंबई में इस उत्सव के कई आयोजकों ने जून में ही उत्सव रद्द करने की घोषणा कर दी थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भगवान कृष्ण का कर्मयोग पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की बजाय हमें जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ये भावना हमारे सभी कोरोना योद्धाओं के काम से स्पष्ट है। राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि भगवान कृष्ण सभी को अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भगवान कृष्ण की लीलाएं हमेशा से हमें मंत्रमुग्ध करती रही हैं। फल की चिंता के बिना निष्ठापूर्वक कर्तव्य पूरा करने का उनका संदेश पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण जन्माष्टमी संयमित रूप से मनाई जानी चाहिए। श्री नायडू ने जन्माष्टमी पर सबके लिए शांति, मेल मिलाप और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि भगवान कृष्ण सबके जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियों का संचार करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रीलंका में नए कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न हुआ। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने 28 सदस्यीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। राष्ट्रपति राजपक्ष ने रक्षा मंत्रालय अपने पास रखा, जबकि उनके बड़े भाई और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पास अब भी वित्त और शहरी विकास मंत्रालय रहेगा। दिनेश गुनावर्धने विदेश मंत्री बने रहेंगे। महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल को खेल विभाग दिया गया है। वे मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र के सदस्य हैं। राजपक्ष परिवार के एक अन्य सदस्य चामल राजपक्ष ने सिंचाई मंत्री के रूप में शपथ ली। उनके पास आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार भी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चीनी और भारतीय नागरिकों की संलिप्तता से 1000 करोड़ रुपए से अधिक के धन शोधन मामले का पता लगाया है। आयकर विभाग ने चीन की कंपनियों के परिसरों, उनसे निकट संबंध रखने वाले समूहों और कुछ बैंक कर्मचारियों पर छापे मारे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि चीन के कुछ नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों के धन शोधन में लिप्त होने और फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला लेन देन की ठोस जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई। सरकार ने इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 91 और लद्दाख में 3 जन औषधि केंद्र खोले हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम औषध ब्यूरो ने इन क्षेत्रों में सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये जन औषधि केंद्र खोले हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले 1 वर्ष के दौरान इन केंद्रों से 4 करोड़ 39 लाख रुपए की दवाओं की बिक्री हुई। इन औषधियों से लोगों को 31 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई।
मंत्रालय ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रशासन ने 73 नए जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य परिषद के महत्वपूर्ण डेटा का संरक्षण करना है। इसकी स्थापना हैदराबाद के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में की गई है। फिलहाल परिषद का मुख्य डेटा केंद्र दिल्ली के भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है। कृषि मेघ के उद्घाटन के अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कुशल लोगों की उपलब्धता और उपयुक्त मौसम के कारण भी इस केंद्र के लिए हैदराबाद का चयन किया गया है। 121 पुलिसकर्मियों को जांच पड़ताल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020 के केंद्रीय गृहमंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। अपराध की व्यावसायिक जांच के उच्च मानकों और जांच अधिकारियों द्वारा उत्कृष्ट जांच कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 2018 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था। पदक पाने वालों में सीबीआई के 15 कर्मी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के 10-10, उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 और केरल तथा पश्चिम बंगाल पुलिस के 7-7 कर्मी शामिल हैं। शेष पदक पाने वालों में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मी शामिल हैं। इनमें 21 महिला पुलिस अधिकारी भी हैं। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तरी बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा से अधिकांश नदियां उफान पर हैं। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है, जहां 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 16 जिलों के 75 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण और समस्तीपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रेल पटरी पर पानी आ जाने के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेन सेवा को अब तक बहाल नहीं किया जा सका है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 43 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। 5,40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 12,000 लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने फसल क्षति के लिए किसानों को अधिकतम 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा देने की घोषणा की है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। देश के उत्तर पश्चिम के अधिकतर भागों में सामान्य से भारी वर्षा हो सकती है। इनमें पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश शामिल है। आगामी 5 दिनों में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में कहीं कहीं सामान्य से भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तटवर्ती आंध्र प्रदेश और झारखंड में अगले 24 घंटे में आंधी तूफान का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुअनंतपुरम में भी बादल छाए रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके अलावा बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक बादल घिरने की संभावना है। लद्दाख में आसमान साफ रहेगा और तापमान 17 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 18 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। देहरादून और गुवाहाटी में बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। समाचार कक्ष से मैं दीपेंद्र कुमार। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि 1956 के कानून के संशोधन के अनुरूप पिता और दादा की संपत्ति में बेटियों को भी बेटे के बराबर अधिकार प्राप्त होगा। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राप्त समानता के अधिकार से बेटियों को वंचित नहीं रखा जा सकता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 56,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ, ठीक होने की दर 70% से अधिक हुई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख से अधिक लोगों को ऋण मंजूर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए।
आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विश्व के युवाओं से बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और श्रीलंका में महिंदा राजपक्से ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।